वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शामली जिले की। जी हां, शामली जिले का स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक बड़ा योगदान रहा है। 26 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर की 2 तहसीलों को मिलाकर प्रबुद्धनगर जिला बनाया गया, लेकिन एक साल बाद इस जिले को शामली नाम दिया गया। गंगा यमुना के दोआब का ये क्षेत्र कृषि और लघु कुटीर उद्योग के लिए जाना गया है। बागपत की तरह ये भी एक गन्ना बेल्ट है। पश्चिम यूपी की सियासत को यहाँ के नेताओं से ताकत मिली है। खेती किसानी के यहाँ भी बहुत सारे सवाल हैं। ये जरूर है कि शिक्षा यहाँ कुछ बेहतर रही है। आखिर और क्या अपेक्षा यहाँ के लोग रखते हैं, शामली के लोगों की समस्याएं क्या है और वर्तमान में शामली का कितना विकास हुआ है, जिला बनने के बाद शामली को कितना लाभ मिला है, इसी पे आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। शामली जिले का स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपना योगदान रहा है। इतिहास के पन्नों में ये भी दर्ज है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए मराठाओं ने शामली को अपनी छावनी बना दिया था। ये भूमि बलिदान और संघर्ष की है। क्रांतिकारियों ने कभी शामली की तहसील पर कब्जा कर उसे जला दिया था। अंग्रेजों को यहाँ के आंदोलनों को दबाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा। शामली के अमर सेनानी मोहर सिंह की कहानी यहाँ घर घर सुनाई जाती है। मोहर सिंह अंग्रेजों की तोप के आगे खड़े हो गए थे। अंग्रेजों ने दहशत फैलाने के लिए उनके शव को 3 दिन तक लटका कर रखा था। रणबीरी वाल्मीकि शामली का गौरव है। अंग्रेजों से लड़ते हुए इस कुशल तलवारबाज ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया। 26 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर की 2 तहसीलों को मिलाकर प्रबुद्धनगर जिला बनाया गया था। उस समय राज्य में 3 नए जिलों का निर्माण हुआ। प्रबुद्धनगर यूपी का 73वां जिला बना। बाद में इसकी तहसील पर ही इसे 2012 में कैराना नाम दिया गया। गंगा यमुना दोआब का ये क्षेत्र कृषि के साथ साथ लघु कुटीर उद्योग के लिए भी जाना गया। बागपत की तरह ये भी गन्ना बेल्ट है। यहाँ चीनी की 3 बड़ी मिलें हैं। रिम एक्सेल के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। शामली जिले में जाट, मुस्लिम, कश्यप, कुम्हार यहाँ प्रमुख तौर पर है। कैराना में भी खेती किसानी की अपनी ही समस्याएं रही, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये थोड़ा बेहतर रहा है। पश्चिमी यूपी की सियासत को यहाँ के नेताओं ने ताकत दी है। शामली जिला कैराना लोकसभा के तहत आता है। शामली में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, कैराना, थाना भवन और शामली। पश्चिमी यूपी की सियासत में इस क्षेत्र का अपना प्रभाव रहा है। बाबू हुकुम देव यहाँ के कद्दावर नेताओं में जाने गए। कैराना संसदीय सीट पर प्रदीप चौधरी जीते हैं। शामली और थाना भवन विधानसभा सीट बीजेपी और कैराना सपा को मिली थी। इस जिले ने समय समय पर दंगों का दंश भी झेला। 2013 के दंगों के बाद शामली जिले को संवेदनशील माना गया। शामली में विकास की तमाम संभावनाएं हैं। यहाँ कुटीर उद्योग क्षेत्र का विस्तार है, लेकिन उसे बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। खेती किसानी की अपनी समस्या है। यहाँ के युवा सिर्फ खेती पर ही आश्रित होकर नहीं रहना चाहते। माना जा रहा है कि संचार और यातायात का विकास यहाँ नए उद्यम और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं जो बीजेपी के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं वहाँ के। हमारे साथ प्रसून चौधरी जी हैं, नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के। हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ डॉक्टर विनोद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं कांधला के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर विनोद जी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत सारी बातें लगातार उनसे होती रहती है। डॉक्टर विनोद, अगर हम बात करें शामली जिले की, तो शामली जिला बनने के बाद वर्तमान में कितना विकास इस जिले ने किया और क्या लाभ इसे मिले, या आज भी शामली वैसा ही है जैसे पहले था? यह सवाल लोगों के मन में रहा कि आखिर जिला बनने के बाद मिला क्या। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो मैं आपके नेटवर्क को आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने शामली की ज्वलंत समस्याओं के लिए आज ये डिबेट रखी। वरना आजकल जो डिबेट होती हैं वो तो ओपिनियन पोल पे, राजनीति पे होते हैं ज्यादातर। तो शामली जनपद का जब सृजन हुआ तो ये सीमित संसाधनों का सृजन होता है। जब कोई नया जिला बनता है, हमारे पड़ोस में बागपत आज तक भी पूरे उसमें संसाधन नहीं जुटा पाए, लेकिन शामली ने नया जिला सृजन होने के बाद जितनी जल्दी से अपने जितने ऑफिस थे सब बन गए। शामली के अंदर
5 हाईवे कनेक्ट होने जा रहे हैं, कुछ हो चुके, तो विकास में तो कहीं कुछ मैटर नहीं आता। जरूरी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी विकास के कार्यों में रुचि हो, उनकी इच्छा शक्ति हो, उनकी विल पावर हो, तो क्यों नहीं विकास होगा। और नए जिले में कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है। हमारे जो पहले कार्यालय भी नहीं थे, लेकिन अब पैसा रिलीज हो चुका, सभी कार्यालय लगभग बनकर तैयार। करनाल मेरठ हाईवे हमारे शामली से जॉइंट करेगा, शामली अंबाला सैंक्शन हो गया, पानीपत खटीमा होगा, खतौली कैराना होगा। तो 5 हाईवे जिस जनपद को जोड़ते हो तो उसकी तरक्की तो होगी, विकास तो होगा ही, बशर्ते जनप्रतिनिधियों की रुचि भी इसमें बनी। जी नहीं डॉक्टर साहब, जो देखा जाए वहाँ हाईवे बन रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, चलिए अच्छी बात है और विकास होना भी चाहिए, और जनप्रतिनिधि विकास की एक कड़ी है, उसका जागरूक होना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आज भी हम देखें शामली के अंदर अभी भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो जस की तस रही हैं। उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं कि आखिर कमी कहाँ रही? नहीं, समस्या है तो शामली में प्रोपोर्ट तो जाम की समस्या बहुत बड़ी है जी। लेकिन ये जो बाईपास बन रहा है हमारा शामली में, हम्म। इससे मैं समझता हूँ कि जाम की समस्या से बिल्कुल निजात मिल जाएगा। बाईपास लगभग तैयार है, करीब 170 मीटर का टुकड़ा जो बलवे के पास है वो डिस्पुटेड है। जैसे ही उसका निराकरण हो जाएगा तो ये 4 महीने में मैक्सिमम ये बाईपास तैयार हो जाएगा, जाम की समस्या निमट जाएगी। और बिजली की समस्या हमारे यहाँ नहीं है। जैसे बिजली मैं पूरी आ रही? हाँ, कांदला ब्लॉक की बात करूं, जी। कांदला ब्लॉक के अंदर स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि 33 गांव पड़ते हैं, हमारी ग्राम पंचायत 33 है, और 33 गांव में 24 बिजली घर है। जी। और ये जो शायद हमारे जो मंत्री जी हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो भी आपसे जुड़ चुके हैं, ये उनकी देन है विशेष तौर से। बिजली की जो 24 बिजली घर है, हर 1.5 गांव पे एक बिजली घर बनता है, तो कोई समस्या है नहीं उस चीज की। समस्या घूम फिर के वही आती है थोड़ी, कि गन्ना बेल्ट है, आपने जैसा अभी बताया, हमारा शामली जनपद गन्ने में विगत 3 वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन में प्रथम आ रहा, 1004 प्रति हेक्टेयर क्विंटल की इसकी प्रोडक्शन हुई 2021 में, तो ये प्रथम है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को भी, जो दूसरे और जो आपका ये देख रहे हैं उनको भी, कि आजकल जो विपक्ष के नेता हैं वो एक गन्ने की फसल को लेकर ही, गन्ने के पेमेंट को लेकर ही आंदोलित हैं। मैं समझता हूँ कि वो समस्या है, पेमेंट होना चाहिए। यदि पेमेंट 15वें दिन हो जाता तो शायद ये समस्या नहीं आती। लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं गन्ने की और भी है। आपके साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ गन्ने समिति के चेयरमैन भी रहे हैं थाना भवन में, वो भली भांति परिचित है। वो समस्याएं की किसी ने उठाई नहीं, वो समस्याएं भी उठानी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक समस्या किसान जो 4-6 बीघा किसान है, बेचारा दबा कुचला है, कपड़े फटे हुए हैं, उसके पास रहने के लिए कच्चा मकान है, तो उसको भी डिजिटल इंडिया के हिसाब से हमारे गन्ना का जो आयुक्त है वो डिजिटल बनाना चाह रहे हैं, कि उसका एक पर्ची का एमएस। जी नहीं, बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर विनोद जी। और हमारे साथ परसून चौधरी भी हैं। राष्ट्रीय लोकदल की बात करनी भी वहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शामली जिला भी कभी लोकदल का गढ़ रहा था, और खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह तो लगातार विधायक भी रहे हैं, बड़े वरिष्ठ रहे हैं, तो वो भी आज हमारे साथ हैं, उनसे भी आज जानेंगे। लेकिन परसून चौधरी जी, बात डॉक्टर विनोद जी ने बहुत सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारी बात है, लेकिन क्या करें, जब शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर की बात होती है तो ले देकर एक बात जरूर सामने आती है कि गन्ना और गन्ना और गन्ना, बस। इसके अलावा और कोई चीज़ वहाँ ऐसी नहीं है जिस पे कोई बात करने को ज़्यादा तैयार रहे। ये गन्ना है जिसे लेकर हमेशा सवाल खड़े रहे हैं, और उसके बाद भी गन्ने की खेती पे ही सारे लोग निर्भर रहे हैं। तो अगर हम बात करें परसून चौधरी जी जिले की, आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि इतने वर्षों में भी हम गन्ने के अलग इतर जाकर कुछ अच्छे ऐसे कार्य नहीं कर पाए जो वास्तव में वहां होने चाहिए थे? खाली केवल गन्ने के ऊपर हम डिपेंड रहे। अगर हम बात करें, हमेशा एक सवाल रहा है कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद भी गन्ना ही बोना है, और फिर ये कहें कि जी नहीं, गन्ने पे ही केंद्रित रहेंगे। परसून जी बोलिए जी। हाँ संजय जी, देखो ये गन्ने की बेल्ट है। जब यहाँ खेती, जो हमारी खेती है, जो जमीन है, वो गन्ने के लिए उपलब्ध है, और गन्ने की ही यहाँ सरकार की तरफ से जो मिलें लगी हुई हैं, जो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने हमें दी है मिलें लगा के, वो ही है। यहाँ दूसरी सरकारें यहाँ नया मंडी दे सकी, हम दूसरी फसलें के। जी मुझे लग रहा संपर्क परसून जी से टूट गया है।
जी बोलिए प्रसून जी। हाँ, दूसरी बात ये होती है, अब गन्ने की बेल्ट है, गन्ना यहाँ किसानों का रोजगार है, और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमने गन्ना, किसानों ने गन्ना डाला है मिलों पे, और उसे अपना पेमेंट लेने के लिए साल भर बाद आत्महत्या के लिए इनको कहना पड़ता है कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। और ये सच्चाई है, आज भी 322 करोड़ रुपए हमारे जिले का बकाया है मिलों पर। और अभी 4 दिन पहले किसान धरने पर बैठे थे, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, वहां 5 आदमी आत्महत्या करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि उनके घर में। तो प्रसून जी एक चीज बताओ, फीस दे। प्रसून जी आप तो बड़े किसान भी हैं और बहुत सारी लड़ाइयां आपने लड़ी हैं, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो खेती है हमारी, ये गन्ने के लिए अनुकूल है। गन्ने के लिए अनुकूल है। नहीं बिल्कुल, और कोई खेती यहाँ होगी नहीं कभी। नहीं नहीं, गन्ने के लिए अनुकूल, एक तो गन्ने के लिए अनुकूल है, दूसरा गन्ने डालने का साधन है। दूसरी खेती, हम जैसे यहाँ मंडी है, हमें मंडी के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, हरियाणा में जाना। तो मंडी की मांग होनी चाहिए थी कि भाई मंडी दी जाए। सरकार देने को तैयार नहीं है। यहाँ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं किसान की, वे गन्ने से पूरी हो सकती है, दूसरी किसी से पूरी नहीं हो सकती। और भले भुगतान ना हो, भले 1000 करोड़ रुपए भी इकट्ठे हो जाए, पर बोना गन्ना ही है। संजय जी, हमारा दुर्भाग्य है कि हम गन्ना बोते हैं और गन्ने का जब हम डालते हैं तो सरकार उसका पेमेंट नहीं देती। अच्छा प्रसून जी एक चीज बताओ, सरकारें तो आपने भी बहुत सारी देख ली, बहुत सारी सरकारें देखी, कोई सी ऐसी सरकार रही जिसमें वो गन्ना किसान एकदम खुश रहा हुआ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब तो हो गया काम। संजय जी, इस सरकार से सारी सरकारें बढ़िया रही हैं। ये तो कहा ही जाएगा जी। हमारे जिले में 3 मिलें हैं, 3 मिलें हैं, 322 करोड़ रुपए बकाया है। और आज की महंगाई, ऐसा कौन सा साल रहा जब बकाया ना रहा हो? मैं तो ये कह रहा, इतना नहीं रहा। जिले का मंत्री है, जिले का मंत्री है, अब ये देखो खाना भवन का मंत्री है, 172 करोड़ रुपए आज की डेट में बकाया है। और ये कितना दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आते हैं, वो गन्ने का जिक्र नहीं करते, किसानों का जिक्र नहीं करते, युवाओं का जिक्र नहीं करते, और गन्ने किसान आत्मदाह के लिए तैयार होता है। दुर्भाग्य है, शर्म आनी चाहिए हमारे जिले के नेताओं को, हमारे जिले के मंत्री को। तो गन्ने के अलावा और भी कोई मांग है जिले की, या गन्ने की मांग रहेगी? बिल्कुल, मैं कहता हूँ दूसरी मांग है चिकित्सा की। आपने यहाँ कोरोना बीमारी आई थी 1 साल पहले, 1 साल पहले कोरोना की जो बीमारी आई थी, उसमें हमारे यहाँ के लोगों ने जो न तो उन्हें हॉस्पिटल मिला, न उन्हें डॉक्टर मिला, न उन्हें नर्स मिली, न उन्हें दवाई मिली, सड़कों पे दम तोड़ दिया। ये ऑक्सीजन भी सरकार नहीं दे पाई। अब यहाँ दूसरी बीमारी आ रही है डेंगू की। हमारे जिले में सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें कोई ऐसा मशीन नहीं है जो प्लेटलेट्स निकाल के उस एक पेशेंट को दे सके। ऐसी स्थिति हमारे जिले की है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, घोषणा करते हैं 263 करोड़ रुपए की। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं 2-4 मशीन यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में दे देते, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन बच जाता। चलिए हमारे साथ अशोक चौधरी भी हैं। प्रसून जी, अशोक चौधरी से भी जरा पूछ लेते हैं। आपके पास भी आऊंगा, इसके बाद आपके पास फिर आऊंगा जी। एक कृष्णा नदी है जिसका इन्होंने कहा था कि हम सफाई कराएंगे, आज तक उसकी सफाई नहीं हुई, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। एक और बात सुनो, ये कहते हैं कि अब यहाँ पे सड़कें बन रही है, 5-5 हाईवे बन रहा है और यहाँ का दफ्तर बन रहा है। 5 साल हो लिए जूझते आज तक दफ्तर नहीं बना। और जो हाईवे बन रहे हैं ना, उन पर 150 रुपए के टोल लग रहे हैं, लोगों की जेब कट रही है। लोग यहाँ इतने गरीब हो चुके हैं, उन पर पेमेंट बिजली का प्रसून जी, टोल देने से लोग गरीब हो गए? टोल कैसे देंगे जब इतनी महंगाई है? टोल कैसे देंगे इतनी महंगाई है? यदि सरकार को विकास देना था तो टैक्स क्यों लगाया, टोल क्यों लगाया? विकास ऐसे ही मिलना चाहिए। विकास जो टैक्स वसूल रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा है, गाड़ी पर आपने, ट्रैक्टर पर आपने पहले से ही टैक्स ले लिया, फिर हम टोल कहीं का दें? चलिए प्रसून जी, आपके पास आऊंगा, अशोक चौधरी से पूछ लेते हैं, क्योंकि सपा के जिला अध्यक्ष हैं, लगातार सरकारें इनकी भी रही हैं, इनसे जान लेते हैं कि शामली को क्या चाहिए। गन्ने के अलावा अगर हम बात करें, गन्ना और गुड़ छोड़ दें, वैसे बहुत मीठा माहौल हो रहा है। तो अशोक जी, आपको क्या लगता है, ये गन्ने की बात तो लगातार रहेगी, और गन्ना तो ऐसा सवाल हो गया है, तो हर सरकारों में रहेगा, और हर किसी के, हम कहेंगे कि आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं रही जो गन्ने की बात करती हो और गन्ना किसान ये कहता हो जी अब हम संतुष्ट हैं, ये परेशान नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई और खेती पे कभी ध्यान नहीं लगाया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम युवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकारें आपकी भी रही हैं। उसके अलावा वहां तालाबों की जो स्थितियां हैं वो भी आपके सामने है। जी अशोक जी। मेरा संजय जी आपको नमस्कार, और सभी नेताओं को, शामली जिले से हैं सभी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
यहाँ मैं आपको बता दूं, इस जिले में शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा में यहाँ सबसे पहले जिले में लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसपे किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको एक यहाँ अच्छे स्टेडियम की जरूरत है, जिससे जिससे युवा स्पोर्ट्स में जा सके, क्योंकि यहाँ इस जिले का, ये वैसे तो धन धान्य से परिपूर्ण जिला है, गन्ने की वजह से यहाँ स्टेडियम की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ अच्छे खान पान की वजह से युवा स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताऊं, यहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। जैसा प्रसन्न चौधरी जी ने कहा, आपदा के समय यहाँ वास्तव में इतनी बड़ी समस्या थी कि गांव से लोग हॉस्पिटल में आते थे मगर कोई देखने वाला नहीं था। इन 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। चौथी मेरा कहना यह है कि जो देहात है शामली से लगता है, इसका लगभग क्षेत्रफल 1000 किलोमीटर के आसपास है। ट्रांसपोर्ट जो गांव है, यहाँ करीब 322 गांव है शामली जिले में। आप देखोगे कि किसी भी गांव से, जो इंटीरियर के गांव है, कोई भी सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। निजी वाहन से लोग शामली जिले में आते हैं। इसके बाद जैसा चौधरी साहब ने जिक्र किया, प्रसन्न चौधरी ने, यहाँ कृष्णा नदी के आसपास जो गांव है उनका पानी दूषित हो चुका। उन गांवों में सबसे ज्यादा टंकी की जरूरत है, क्योंकि वाटर लेवल यहाँ थोड़ा ऊपर है। गंगा यमुना की जो नहर है हमारी, इसकी वजह से वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से पानी दूषित हो चुका। यहाँ सबसे ज्यादा पानी की टंकियां हर गांव में लगभग होनी चाहिए। गन्ने की बात यह है, मैं आपको बताऊं, वो ठीक कहा, गन्ना यहाँ इसलिए ज्यादा बोया जाता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उपजाऊ जमीन है और संसाधन किसानों के पास यहाँ गन्ने के हैं। दूसरी फसलों के लिए अगर मान लिया हमें, आप ये देखिए, गाजर की खेती करेंगे, उसका कोई प्लांट यहाँ नहीं है। फूल की खेती करेंगे, उसके लिए कोई प्लांट नहीं है। जिसकी मांग होनी चाहिए थी वो कभी हुई नहीं, उस चीज की मांग वो कभी हुई नहीं है। रही मंडी की बात, मंडी का हाल आप वाकिफ होंगे। यहाँ अगर एक ट्राली मुंजी की लेके चले जाएं तो किसान की खरीदने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। गेहूं के सेंटर जरूर लगते हैं, पर सेंटरों की हालत से भी आप वाकिफ होंगे क्या हालत होती है। करनाल यहाँ से करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। सभी किसान वहां लेके जाते हैं और यमुना पे उनको रोक लिया जाता है, बड़ी मुश्किल से कहने सुनने के बावजूद। अब की बार भी समस्या आई, डीएम साहब से बात होने के बावजूद वहां वो खुला और किसान अपनी मुंजी करनाल बेच सके। यानी कि संपन्न जिला होते हुए भी यहाँ सरकारी व्यवस्थाओं में ये सब कमियां हैं। ये जब बन जाएंगी, ये जिला भारत का नंबर 1 जिला हो जाएगा। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और ये सारा आप ये समझिए कि कृषि पे जिला डिपेंड है। इसके अलावा यहाँ उद्योग जो हैं, इनके भी लाइसेंस देने चाहिए, क्योंकि यहाँ रिम धुरे का बहुत बड़ा उद्योग है और अगर करीब 50 फैक्ट्रियां यहाँ और लग जाएं तो मैं मानता हूँ कि जो लेबर यहाँ से पानीपत जाती है काम करने के लिए वहाँ इंडस्ट्री एरिया में, वो लेबर यहीं पर काम करेगी और जिला बहुत तरक्की करेगा जी। आने वाले टाइम में। सड़कों का यहाँ जाल बिछने लग रहा है। मेरा यही कहना है कि 4-5 चीज जो भी सरकार आने वाली है, आप क्योंकि अगली बार लग रहा है कि भाजपा ने तो कोई काम ऐसा यहाँ इस जिले में किया नहीं जिसको हम चले जान लेते हैं। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, बड़े वरिष्ठ हैं और मुस्कुरा रहे हैं, सभी की बातें सुन भी रहे हैं। चौधरी साहब, अगर देखा जाए, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं और जिले की नब्ज को जानते हैं, लगातार जीतते आए हैं, बहुत सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई, क्या लगता है आपको कि शामली की स्थिति आज क्या है? क्योंकि आपकी वर्षों की राजनीति है, बहुत कुछ आपने देखा है, शामली के अंदर एक एक चीज आपने देखी हुई है, पूरा शामली नापा हुआ है। ऐसे में तब के शामली में और आज के शामली में कितना अंतर आपको लगता है? और कुछ मांग जो है, वास्तव में ये एक समस्या पूरे हम कहेंगे मेरठ मंडल की रही है कि खेती के लिए जो माहौल होना चाहिए, जिस तरीके के प्रयास होने चाहिए थे कि अलग अलग खेती पे भी जाया जाए, वो शायद कभी नहीं हुए। और उसके अलावा जो बात हुई है कि अगर गाजर की खेती वो कर रहे हैं तो उसके लिए क्या समाधान है, उसके लिए क्या हो सकता है, इस तरीके के जो प्रयास होने थे उनमें भी कहीं ना कहीं कमी रही है। क्या कहेंगे आप जी? जी
मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी से संपर्क कट गया है। वीरेंद्र जी बोलिए। मिली है जी क्योंकि शामली जनपद हमारा बहुत ही संपन्न जनपद है, जी पहले से ही संपन्न है और आजादी की लड़ाई में भी यहाँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी मुजफ्फरनगर जब पूरा जनपद था, उसके बाद जब शामली छोटा जिला बन गया, और चूंकि मैं भी राजनीति में बहुत दिनों से हूँ, यहाँ पानी की समस्या थी, जल स्तर यहाँ गिरता था, कम होता था, जिनकी बात अभी की है काली नदी के पास जी। लेकिन बहुत पहले जब हम सरकार में भी थे, उस समय यहाँ गंगा का पानी यमुना में लाकर डालकर जल स्तर को ऊपर उठाने का काम किया गया जी और उससे बहुत बड़ा लाभ यहाँ मिला है। लेकिन मैं जो हमारे साथियों ने अभी 2-3 समस्याएं बताई, जैसे शिक्षा की बात बताई, शिक्षा का भाव जी मैं समझता हूँ शामली में हमारे यहाँ 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है लड़कियों। जी बहुत पहले डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ कांधरे में हुआ था और आज इंटर कॉलेज जितने यहाँ होंगे शामली के जनपद में, मैं समझता हूँ शिक्षा के मामले में हमारा शामली जनपद बहुत ही ठीक। अलग अलग मैं बात बताना चाहूंगा जो इन्होंने चर्चा की है। जी विद्युत के मामले में जो किसान पहले बहुत परेशान रहता था, जो मेन समस्या थी हमारी कि बिजली मिली 6 घंटे 7 घंटे, आज मैं समझता हूँ शहरों के अंदर 24 घंटे, कस्बों में 20 घंटे और गांव के अंदर 18 घंटे से ज्यादा बिजली मिलती है। किसान को बिजली का पानी मिलकर सिंचाई के पानी के लिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं रही, बिजली की समस्या का समाधान है। सड़कों के बात हुई, सड़कों का जो विकास हुआ है, हमारे जो 5 राष्ट्रीय मार्ग बने हैं, कांधला शामली बाईपास बनने के बाद और जो जिला पंचायत के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा, लोक निर्माण के द्वारा जो बहुत सड़कों का निर्माण हो रहा है, मैं समझता हूँ शामली की जिस दिन निर्माण हमारा शामली बाईपास का पूरा हो जाएगा, शामली जिले की स्थिति बदल जाएगी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। इन्होंने चर्चा की है, गन्ने की बात आ जाती है, क्योंकि शामली गन्ना और खिलाड़ियों का ही जिला है। यहाँ के खिलाड़ियों में यहाँ प्रतिभा बहुत है और प्रतिभा को देना, जनप्रतिनिधियों को उनका निखारना, उन्हें सुविधा देना, चाहे वो खेती की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे किसान की हो, हम लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ इस समय शामली के अंदर जो स्टेडियम बना है, 2 बड़े स्टेडियम है, एक जसाला गांव में है, हमारे गांव में मेन रोड पे जहां हम बैठे हैं, यहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम है, हॉस्टल है 80 बच्चों का, और खेल की जो अभी सरकार के अंदर हर पंचायत स्तर पर जो सुविधा दी है, जमीन गांव के देंगे, स्टेडियम मिनी स्टेडियम सरकार बनवाने का काम करेगी। अब अगर जमीन कोई न्याय पंचायत या गांव पंचायत नहीं देना चाहेगी तो स्टेडियम बनेगा कहां से, सुविधा कहां देगी। लेकिन सरकार ने ये निश्चित किया है कि जहां भी जमीन मिलेगी 15 बीघे जमीन देगा कोई गांव पंचायत, वहां मिनी स्टेडियम हम बनाएंगे। 2 बड़े स्टेडियम इस समय हमारे जनपद के अंदर है, शामली में और जसाला में, और बाकी सब जगह निर्देश है सरकार के कि जहां गांव के अंदर कोई 15 बीघे जमीन देगा, मैं समझता हूं अगर हमारे जनप्रतिनिधियों की हर न्याय पंचायत पे एक मिनी स्टेडियम बनना चाहिए, लेकिन जमीन की व्यवस्था ये करेंगे और फिर उसमें बनाने का काम गांव पंचायत या ब्लॉक से या सरकार करने का काम करेगी। तो हमारी खिलाड़ियों की समस्या का आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रतिभा खेल में ही है, तो ये एक आवश्यक है कि हम जमीन की व्यवस्था करें और सरकार हर न्याय पंचायत स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का काम करे जी। खेल की समस्या का समाधान हमारा ही। शिक्षा की बात जो हो रही है, मैं समझता हूँ एक बढ़िया स्तर हमारा शामली का शिक्षा का है, और उसमें अगर कहीं है कोई डिमांड किसी की है, वो जनप्रतिनिधि रखे, सरकार कटिबद्ध है। रही बात चिकित्सालय की, अभी मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रदेश के अंदर 60 मेडिकल कॉलेज अभी हुए हैं, उसमें शामली का भी आप लोगों की जानकारी में होगा गोस्वामी जी, शामली का भी नाम उस मेडिकल कॉलेज के अंदर है। बहुत जल्दी यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी, निर्माण जी। जहाँ तक समस्या है गन्ने के भुगतान को लेकर बहुत ज्यादा बात होती है जी, मैं आ जाता हूँ। अभी आयुष्मान कार्ड के द्वारा
मैं वो सुविधाओं की बात करना चाहता हूँ जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं जी। 5765 लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत यहाँ लाभ ले चुके हैं। अभी कोरोना का समय आया, सही है, थोड़ी शुरू में 1-2 दिन ऑक्सीजन की दिक्कत रही, लेकिन तमाम प्रतिनिधियों ने पैसा दिया और ऑक्सीजन प्लांट भी लगे और ऑक्सीजन की समस्या का समाधान। जहां तक प्रश्न आ जाता है मेन, क्योंकि शामली जनपद भी बागपत शामली ये गन्ने की बेल्ट है, और मैं समझता हूं कि इस वर्ष 11,042 का पेमेंट हो चुका, और जो बता रहे थे हमारे 322 क्विंटल बकाया है। शामली के अंदर जो 82 लाख क्विंटल का भुगतान बकाया है, 82 लाख, और खाना भवन में जरूर कुछ ज्यादा बकाया है, लेकिन ये जो दबाव सरकार का पड़ा है, और हम लोगों ने भी अभी मीटिंग की थी, शामली और ऊन ने तो दिसंबर के लास्ट तक का वादा दिया है कि हम किसान का पूरा पेमेंट कर देंगे। खाना भवन का है, क्योंकि वो बजाज कंपनी है, हमारी बात हुई थी, वो भी बहुत जल्दी भुगतान करने का काम करेंगे। 322 करोड़ यहाँ बकाया है जी। तो मैं समझता हूँ एक समस्या तो है, वो थाना भवन मिल की ज्यादा है, लेकिन शामली और ऊन को दिसंबर में पूरा भुगतान कर देंगे। ये हमसे हमारी भी बात हो चुकी, सरकार का दबाव उनके ऊपर है। अभी था 25 रुपए क्विंटल भी भाव बढ़ाया है सरकार ने, तो मैं समझता हूं कि दिसंबर में ये भुगतान करने का निर्देश सरकार का हो चुका है, और ये पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए वीरेंद्र सिंह जी, ये बहुत सारी चीजें हैं और लगातार बहस जारी रहेगी, जाइएगा नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। कप्स कॉन्स्टिपेशन। सर पेट साफ नहीं हुआ? हाँ भाई हाँ। सबको एक साथ कैसे पता चल गया? अरे भाई, कब्ज का असर चेहरे पे साफ दिखता है। ये लो कायम चूर्ण, इसमें 40 साल का भरोसा है जो पेट को साफ करे एक ही रात, और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम और प्रिया के रिश्ते पर मीडिया ने उठाए सवाल। ये इम्तिहान सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं है प्रिया, हमारा है। प्लीज आज मेरा साथ देना। जिस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है, आज उसी रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बचाना है। आई होप मिस्टर कपूर आप मेरा साथ देंगे। क्या ये इम्तिहान खोलेगा राम और प्रिया के रिश्ते का एक नया पन्ना? सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सोनी पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चाएं खास में बात कर रहे हैं, शामली जिले की सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विनोद जी, अगर हम शामली जिले की बात करें तो वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पलायन का। उसके बाद से जिस तरीके की स्थितियां आई हैं सामने, वो भी आपके सामने है। कितना बड़ा मुद्दा अब की बार पलायन का रह सकता है और उसका लाभ किसे मिलने की स्थिति है, और वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार शामली में छाए रहेंगे? देखिए गोस्वामी जी, ये पलायन का मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक सामाजिक मुद्दा है जी। पलायन हुए, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी कि पलायन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब यदि हमारी सुरक्षा नहीं होगी, जिसे प्रदेश में जिस मुख्यमंत्री के काल में सुरक्षा नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो वो कहीं के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी जी ने जो कर दिखाया है कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। प्लान था, प्लान वाले आगे, आज वहाँ इंडस्ट्री लग रही है, आज वहाँ लोग दुकानें खरीद रहे हैं अपने बिजनेस करने के लिए। आज कोई प्लान नहीं है। प्लान का तो कोई मुद्दा राजनीतिक नहीं है, तो सामाजिक मुद्दा है। जिसको सुरक्षा चाहिए वो योगी जी को वोट देगा। मैं तो इस शामली के मुद्दे की बात करना चाह रहा था, लेकिन मेरे सहयोगी प्रसन्न चौधरी जी ने कुछ कहा कि विपक्ष के नेता को शर्म आनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात कृपया आप पूरी होने दें। नहीं, बिल्कुल बोलिए। जो भी हाँ, ये जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, क्या ये विपक्ष नेताओं को शर्म 6 महीने पहले नहीं आनी चाहिए थी? ये 6 महीने से किसान बन के, लोक दल के बन के, 6 महीने पहले पूरे 5 साल इन्होंने मलाई चाटी भाजपा की। आज ये कह रही विपक्ष नेता को शर्म आनी चाहिए। और विकास का गोस्वामी जी मॉडल होता है। मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमने 14 तारीख को मीटिंग करी ब्लॉक के अंदर, 33 प्रधान में से 25 प्रधान बोले, माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी बैठे हुए थे, और हमने हर प्रधान से पूछा मंत्री जी ने कि तुम्हारा बजट कितना है, 5 साल में हमें तुम्हारे गांव को उत्तम बनाना है, जितना बजट की कमी है वो हम देंगे, जिला पंचायत से देंगे, क्षेत्र पंचायत से देंगे, एमएलसी निधि से देंगे। ये होता है विकास का मॉडल। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और हमारे प्रसन्न चौधरी जी भी सुनते रहेंगे, कानले ब्लॉक में 33 गांव है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे आपके चैनल के माध्यम से कि 20 गांव में इन्होंने 20 रुपए लगाए क्या? इनका मॉडल ये है। 20 गांव में 20 पैसे इन्होंने खर्च नहीं किए। ये विकास की बात करते हैं, ये विपक्ष नेता को शर्म की बात करते हैं। उन 13 गांव में भी व्यक्ति विशेष का इन्होंने काम किए हैं, कोई विकास नहीं किया इन लोगों ने। नए विकास कर सकते, विकास का मॉडल, यदि विकास की इनकी नियत होती तो आज हमारा सामने जनप्रतिनिधियों की सभी की होती, वीरेंद्र सिंह जी की तरह, तो आज हमारा सामने उत्तर प्रदेश में नंबर 1। अच्छा डॉक्टर साहब, अपराध पे अंकुश लगाए, अपराध पे पूरा अंकुश लगा। आज कोई अपराधी नहीं है, कोई अपराध, सड़क पर कहीं भी जा सकते हैं, हमारी माताएं बहन कहीं खेत में जा सकती हैं, लड़कियां स्कूल साइकिल पे जा सकती हैं। पहले था कोई ऐसा? यहाँ पे कोई स्कूल नहीं, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रात को किसान खेत में नहीं जा सकता। आज किसी का मोटर उतरने की रिपोर्ट नहीं होती, किसी का मोटर नहीं उतरता, चोर या तो अंदर है या ऊपर है। अच्छा डॉक्टर विनोद जी, एक बात और, आपको क्या लगता है अभी भी शामली में वो ऐसा कौन सा काम है जो हो जाए तो वास्तव में शामली के लोगों के हम कहेंगे कि चार चांद लग जाएं? बिल्कुल, कुछ समस्याएं शामली में अभी भी रही हुई है। नंबर 1 तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जिला सहकारी बैंक का हेड ऑफिस मुजफ्फरनगर है। शामली और मुजफ्फरनगर का एक ही जिला सहकारी बैंक है, क्योंकि जिला सहकारी बैंक से तमाम कोऑपरेटिव संस्थाएं चलती हैं, किसानों की बड़ी जितने कोऑपरेटिव संस्थाएं जो किसान जुड़ा हुआ है उससे। यदि हमारे शामली का बैंक अलग होना चाहिए, मुजफ्फरनगर अलग हो, शामली अलग हो, ये अभी मूलभूत समस्या हमारी है, इसको दूर होना चाहिए। दूसरी ये है कि जो गेहूं के क्रय केंद्र होते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। किसान बड़ा परेशान होता है कि क्रय केंद्र पर कई दिन में नंबर आता है, यदि उनकी हम संख्या बढ़ा देंगे तो किसान को आसानी होगी। दूसरा, मैं जो मेरा पॉइंट पहले रह गया था किसान के लिए, ये जो पर्ची का एसएमएस आता है, डिजिटल किसान जो बनाने जा रहे हैं, पर्ची का एसएमएस आता है, और अब किसान को कहते हैं कि दूर सेवा जन संचार केंद्र पर जाओ और इसको जो है इसको लोड कराओ हमारे पोर्टल पर। भाई जब सुपरवाइजर इसी काम के लिए है, एक किसान जन सेवा केंद्र पर जाएगा, 200 रुपए देगा, गरीब आदमी को ये नहीं पता जन सेवा केंद्र है कहाँ। तो ये जो मूलभूत समस्याएं हैं किसानों की, ये दूर होनी चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए। असली बात तो यही है। अशोक चौधरी जी, देखिए डॉक्टर विनोद जी ने बहुत सारी चीजें स्वीकार की और ये भी कहा कि बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं, सरकारें आपकी भी रही हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में शामली में वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव में जाएंगे? उसके अलावा ये भी आरोप लगता रहा है आपके ऊपर कि जब भी आपकी सत्ता आती है तभी वहां माहौल जो है वो बदल जाता है और उस तरीके की घटनाएं होने लगती हैं जो सामाजिक कुरीतियों में आती हैं, और वास्तव में सामाजिक दृष्टि से ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये भी आरोप आप पर लगते रहे, क्या कहेंगे आप? जी अशोक चौधरी जी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत ही बुद्धिजीवी
पढ़े लिखे, विद्वान और हर चीज को समझने वाले, और उनके पास विजन है। जो पीछे देखो सरकारें सीख लेती हैं। जिस घटना का आपने जिक्र किया, दुर्घटनाएं तो होती रहेंगी, मैं आपको बताऊं जी। बाकी जिस तरह से आप एक व्यक्ति ये समझ के चलते हैं कि भाई उस सरकार में समस्याएं थी, अगर सरकार बनी तो ये समस्याएं सबसे ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अखिलेश जी ने पीसीआर उन्हीं की चलाई हुई थी 100 नंबर, जिसको 112 नंबर कर दिया गया। एम्बुलेंस थी 108 नंबर, वो अखिलेश जी की चलाई हुई है। बिजली घर जितने लगे वो सब अखिलेश जी के टाइम में लगे, और जो सड़कों का निर्माण हुआ, लिंक रोड जो हुए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टाइम में बहुत पैसा आया। कैराने से शामली का विकास हुआ, बाईपास बना, स्कूल कॉलेज भी बने, और वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे, मैं आपको बताऊं। रही बात प्लान का जो आपने जिक्र किया, प्लान तो उस टाइम झगड़ा हुआ, और दुर्भाग्य कहूंगा मैं इस जिले का, जो यहाँ शुरू से ही मुस्लिम और सभी किसान भाई मिलकर काम करते हैं, एक जैसा हमारा सबका व्यवसाय है। शुरू से ही जो है किसान, मुस्लिम भी रहे हैं, हर जाति यहाँ किसान है इस जिले में, सब मेल जोल से रहते हैं। दुर्घटनाएं हैं, हम मानते हैं वो बहुत खराब हुआ, और ये हुक्म सिंह जी ने उठाया था, फिर बाद में उन्होंने माना कि प्लान का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, कुछ कमियां रही जिनमें सुधार कर लिया गया था। और विकास की बात यह है, हमें भी जिम्मेदारी चेयरमैन की मिली थी, विनोद जी मेरे साथ रहे। थाना भवन मिल में बहुत बड़ा जाम रहता था, जो आज शामली मिल की एक गंभीर समस्या है। उसमें हमने शिफ्ट सिस्टम किया, टोकन सिस्टम किया, गेट पे कांटे लगवाए, वहाँ अंदर हमने जो है पानी की व्यवस्था की, पर्चियों में बहुत सुधार किया, जो आज डिजिटल है। ये सबसे पहले हमने थाना भवन समिति में किया था। 23,000 लोग वहाँ जो गेट पर गन्ना डालते हैं, उनका सबका हमने डिजिटल किया। इसके बावजूद इफ्को की सभी दवाइयाँ जो हैं और खाद सोसाइटी में उपलब्ध करा। प्राइवेट कंपनियों से दवाइयाँ आती थी जिनसे किसान बहुत परेशान थे, वो अखिलेश जी ने अपने टाइम में सुधार किया सोसाइटियों में। और यंत्रों पे काफ़ी कंट्रोल हुआ, पहले आओ पहले पाओ की नीति ख़त्म की। अब किसान अपना यंत्र खरीद सकता है और उसका बिल जमा करा के उसकी पेमेंट ले सकता है, जो भी छूट आती है। तो सुधार की तो गुंजाइश सदा रही है, ऐसा नहीं है। बिजली घर बहुत लगे अखिलेश जी के टाइम में, सड़कों के निर्माण भी हुए, हॉस्पिटल भी बने, ऐसा नहीं है। सरकार आएंगी, काम करेंगी। और रही अपराध की बात, अपराध काम है पुलिस का कंट्रोल करना। सामान्य आदमी को पुलिस की जरूरत नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो इस सरकार में भी हैं, पिछली में भी रहे हैं, और 100 नंबर चलने से उन पर बहुत बड़ा नियंत्रण हुआ। मेरा यही मानना है कि इनमें सब चीज़ों में सुधार होगा। सरकार आएगी तो जो जरूरत है जिले की, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई है, उसके लिए वो तत्पर हैं काम करने के लिए, और उन्होंने हमसे मांगा भी है कि परसून चौधरी जी, अशोक चौधरी ने बहुत सारी चीजें गिना दी। परसून जी, जिले में गठबंधन की राजनीति अब की बार देखने में मिल सकती है क्या? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल चल रहा है। सपा और लोकदल के गठबंधन की बात हो रही है, जबकि जो ये क्षेत्र है इसके आप भी गवाह हैं, क्योंकि आप तो रहे हैं। अब जैसा बताया डॉक्टर विनोद ने, आपके सामने था, चौधरी अजित सिंह यहाँ हार के गए। मैं अभी जी बागपत बात का जवाब देता हूँ। बिल्कुल देना, दो सवाल और ले लो आप इसी में, उनका भी जवाब दे देना। पहले तो मेरी एक बस ये डॉक्टर साहब वाली बात मैं कह दूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा जी। मैं 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, और मैं राष्ट्रीय लोकदल के 5 सदस्य मेरे साथ रहे। और ये जो मलाई की बात करते हैं, मैंने मलाई नहीं चाटी। मैंने 90 करोड़ के काम पूरे जिले में कराए हैं, और लगभग 250 से भी 250-300 गांवों में मैंने काम कराए हैं, और मेरे काम बोलते हैं आज भी। इनके गांव में मखमूलपुर में मैंने लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए के काम कराए हैं, जो आज बात करते हैं। ठीक है परसून चौधरी जी, भाई आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, पैसा तो आया ना सरकार से। जो मेरी बात सुनो संजय जी, जो व्यक्ति, मैं किसान हूँ और मेरे अंदर किसान की आत्मा है। हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को मसीहा मानते हैं। हाँ, जो किसानों सभी मानते हैं जी, समर्थन करेंगे। और जो किसानों की बात नहीं मानेगा, जो किसानों को पेमेंट नहीं देगा, जब किसान 12-12 महीने तक बॉर्डर पर रहेंगे, जो अच्छा परसून जी, ये सारी बातें चुनाव के समय क्यों आती है? 4 साल तो आप रहे, पहले साल ही कर देते झगड़ा। जो किसानों को पेमेंट नहीं, ये सच है।
अब मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़े भाई मानता हूं वीरेंद्र जी को भी, उन्होंने कहा है, सच है बिल्कुल। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, 1 साल हो लिया, अब तो दूसरी बार मिल चालू हो गया, उनका पेमेंट भी चालू हो गया, 1 साल का भी पेमेंट नहीं अब तक मिला। उसकी बात है ये, इन्होंने कोशिश करी है लेकिन उस कोशिश का कोई लाभ नहीं हुआ। और कई बार ये थ्रेड दी जा चुकी है कि भाई हम आपके खिलाफ मुकदमे करेंगे, आपको जेल में डाल लेंगे, लेकिन वो डालने नहीं गए। आज जब हमने 4 दिन पहले किसानों ने बैठ कर ये धमकी दी कि हम आत्मदाह कर रहे हैं, और वो आत्मदाह करते, तब जाके वो तैयार हुए हैं पेमेंट देने के लिए। और उन्होंने अब भी 15 जनवरी का टाइम दिया था, वो शायद दिसंबर में कर देंगे। दूसरी बात, अभी आप जो पूछ रहे थे मेरे से, वो क्वेश्चन दोबारा एक बार करो, मैं उसका भी जवाब आपको परसुन जी, एक तो ये कि क्या गठबंधन की राजनीति देखने में आएगी इस बार? सपा लोक दल का गठबंधन होगा? क्योंकि कुछ लोग आपके यहाँ कह रहे हैं नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। जो आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी लोग इकट्ठे होंगे उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो गठबंधन में आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है, ये बात हम ना इतनी ज्यादा इस पर जोर नहीं देते, हमारे राष्ट्रीय नेता है आदरणीय चौधरी जयंत जी, आदरणीय अखिलेश जी, वो आपस में सोच लेंगे, जैसे भी उनको इच्छा सब मान्य होगा। यहाँ जरूरत केवल और केवल जरूरत है यहाँ किसानों की बात उठाने की, किसानों की आवाज उठाने की। और मेरे जिले में एक सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। आज जैसे मैंने कोरोना का जिक्र करा, आज हमारे युवाओं को आवश्यकता है रोजगार की, आवश्यकता है पढ़ाई की। इस सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि युवा जो है उनको नौकरी भी नहीं मिल रही, वे छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। उनको आवश्यकता है रोजगार देने की, आवश्यकता है। जब भी मेरे बड़े भाई वीरेंद्र जी ने बोला 2 स्टेडियम है, स्टेडियम एक है और वो भी गांव में है। यहाँ स्टेडियम सिटी में भी चाहिए, यहाँ स्टेडियम गांव गांव में चाहिए। उसके लिए जैसे सरकार अधिग्रहण करती है, रोडों में अधिग्रहण करती है, लोगों से पैसा वसूल कर रही है टोल लगा के, स्टेडियम भी ऐसे बन सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ इतनी प्रतिभाएं हैं, यदि गांव के लोग और वे छोटे छोटे ग्रुप बना के, और मुझे बड़ा, जब मैं जाता हूँ, मैं हर गांव में टूर्नामेंट में जाता हूँ और उनको प्रोत्साहित भी करता हूँ, वो अपना खेत काट के टूर्नामेंट करते हैं। शर्म आती है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। मैं भी पूरी कोशिश करी लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा, मैं विनोद जी को एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार को, हमारे जिले में जिला पंचायत का कोई दफ्तर नहीं था, हमने जिला पंचायत निधि से पैसे जमा करके और वो दफ्तर बनवाया है, उसकी सुविधाएं, अब वो दफ्तर तैयार हो गया है। और जो यहाँ दफ्तर बनना चाहिए था डीएम का, वो अब तक तैयार नहीं हुआ, पूरा उसमें अब भी कमी रहती है। चलिए वीरेंद्र जी, चौधरी वीरेंद्र जी, बहुत सारी चीजें लगातार चलती रहेगी, गन्ने पे भी रहेगी बात और भी चीजों पे बात रहेगी। लेकिन अगर हम शामली की बात करें तो आपको क्या लगता है कि शामली में वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में अहम होंगे? और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो चुनाव में उनके लिए प्लस हो सकती है और शामली जिले के अंदर? और आपको क्या लगता है शामली में अभी और कौन सी चीजें बाकी हैं? देखिए गोस्वामी जी, मैं कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे जीवन की सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की जी। और मैं समझता हूं ये पहले भी जिला था। पहले यहाँ से शामली का व्यापारी दिल्ली जाता हुआ डरता था, इसी सड़क पर जहां हम बैठे हैं, दिन में भी डरते थे। आज माननीय, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, जिस दिन से सरकार में आए हैं, सबसे पहले एनकाउंटर 2 काम शामली के अंदर शुरू हुए थे। और उस दिन के बाद किसी बदमाश की औकात नहीं है कि यहाँ कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़ दे, या कोई 12 पे जाकर जो पहरा देते थे। सबसे बड़ी जो लाभ मिला है वो हमें कानून व्यवस्था पर, हमारा जो कहते थे जान है तो जहान है, सबसे पहले नंबर की बात कहना चाहूंगा। मेरा भी बहुत लंबा जीवन है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बाद जो ये कह रहे थे, हम भी उनके साथ रहे हैं। लेकिन उनके बाद मुझे दूसरे व्यक्ति मिले हैं, माननीय योगी जी, सादगी, ईमानदारी और मेहनत, और कोई किसी का दबाव नहीं, और एक बढ़िया मजबूती के साथ पूरे प्रदेश को उन्होंने आगे बढ़ाया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था पे आपके बीच में बात करते कि बड़े भाई गुस्ताखी माफ, लेकिन जैसे काबरोद गांव में एक महिला के बाड़े पाटे जाते हैं, बुटराड़ी गांव में महिला के बाड़े पाटे जाते हैं, और दिन दहाड़े 1,70,000 रुपए छीन लिए जाते हैं, वो भी तो कानून व्यवस्था में आता होगा। बिल्कुल, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। आज तो केवल 3 घटनाएं आप विशेष बता रहे हैं,
उससे पहले तो आम औरत और लड़कियां जाने आज 46 हजार रुपए यहाँ समूह के रूप में हमारी महिलाएं इस जनपद के अंदर काम कर रही है, लेकिन आज स्वतंत्र है अपने कारोबार करने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अपवाद दे दिया, अपवाद तो कभी समाप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं घटनाएं चुटपुट रहेगी, लेकिन आप ही अपने दामन को खोल कर कहिए कि क्या कानून व्यवस्था में अंतर नहीं है, जिस तरह पहले मोटरसाइकिल पे जाकर रूप से। हाँ बड़े भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस कानून व्यवस्था का आप अपने दिल पर हाथ रख के देखो, यदि किसी के साथ कोई पुलिस केस हो जाता है तो क्या वो थाने में जाके कितनी रिश्वत दे रहा है, बस उसकी बात बता दो। परसों जी कोई ऐसी सरकार बता दो जहां आरोप ना लगते हो और उससे पहले ना लगे हो। कितना बड़ा है। चलिए ये इस बात का कोई जो बात है, ये रिश्वत शब्द का कोई अंत नहीं है, क्योंकि पूरे देश में कहीं चले जाओगे आप, ये आरोप हर जगह लगेगा। आपकी सरकारें रही हैं तब भी लगा है, तो इसको ये जो शब्द है ना, इस पे कोई अंकुश लगाने की स्थिति में है नहीं। वीरेंद्र जी बोलिए। फिर विजन नहीं होना चाहिए। मैं प्रसन्न चौधरी जी बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, आप अपना दामन साफ करिए, जनप्रतिनिधियों की बात करिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई जनरल बात नहीं करता। माननीय योगी जी की ईमानदारी पर सूबे पे प्रदेश में आप उंगली उठाइए। मेरा अपना राजनीतिक जीवन रहा है, उठाइए कोई, लेकिन कहीं न कहीं मैं कहना नहीं चाहता। मेरी बात मैं कह रहा, भ्रष्टाचार में हम जब पॉलिटिकल वर्कर ही हमारा जो दलाली करेगा और थाने में बैठ के हम लोग करेंगे, हम दोस्त पुलिस को क्या देंगे छोटे स्तर पर। हाँ मैं मानता हूँ हमारा पुलिस अधीक्षक है, उस लेवल पे अगर गड़बड़ हो, पहले की शिकायत आई थी चले गए थे, आज अगर कहीं बड़े स्तर पे गड़बड़ हो तो कल ही जो है हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसका समाधान करवाने की बात करेंगे। लेकिन जिस तरह सरकार के कानून का शिकंजा माननीय योगी जी ने कस रखा है, अच्छे बदमाश धराशायी है इस समय प्रदेश के अंदर, रात में दिक्कत है। दूसरी बात मैं गोस्वामी जी कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात तो कानून व्यवस्था की, दूसरी हमारी है, तीसरी इन्होंने जो कही थी बात, मैं भूल गया, काली नदी पे जो गांव है उनमें मैं बता देना चाहता हूँ, हर गांव में टंकी का काम शुरू हो गया है। 14 गांव जो बचे थे जहाँ जल स्तर नीचा था और पानी की व्यवस्था की दिक्कत। लेकिन जहां तक पलायन का मुद्दा है हुआ, मैं कोई बहुत बड़ी किसी की आलोचना नहीं करना चाहता किसी पार्टी की, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि आज ये जो कैराने के अंदर पीएससी का कैंप अभी आए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका उद्घाटन किया, यहाँ फायरिंग का गुजरपुर में उद्घाटन किया है। मैं समझता हूँ पलायन करने वाले तो, गुंडागर्दी करने वाले तो प्रदेश के अंदर माफिया और गुंडे सब या तो जेल के अंदर है या ऊपर चले गए। योगी जी का बहुत खुला चुनौती है, चुटमुट की घटनाएं तो कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ शामली के हमारे इसमें शिक्षा, बिजली, हमारा कानून व्यवस्था, हमारा डेवलपमेंट, और हमने ब्लॉक के अंदर कहा था परसों भी, इस वर्ष के अंदर 2 साल के अंदर अगर हम सब लोग, जिला पंचायत के भी आज मुझे कोई दिक्कत नहीं हम है, लेकिन अगर हम लोग प्रयास करेंगे मेहनत करके तो 3 साल के बाद प्रदेश के अंदर पहले नंबर पे जिला शामली आ जाएगा। और ये हमारा संकल्प ही है, हम लेकर आएंगे पहले नंबर पर प्रदेश का कानून व्यवस्था भी, डेवलपमेंट भी, शिक्षा भी, खेल भी, ये सब चीजों की व्यवस्था निश्चित रूप से करने की जिम्मेदारी ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, हमारा भी अपना संकल्प। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज बताइए, क्योंकि आप तो लोकदल की राजनीति भी कर चुके हैं, वर्तमान में लोकदल और समाजवादी के गठबंधन की बात हो रही है, जिले में कितना असर डाल पाएगा गठबंधन? ये असर तो खूब है, खूब असर है, लेकिन इस परसून जी, मैं वीरेंद्र चौधरी से पूछ रहा हूँ, परसून जी वीरेंद्र चौधरी जी से मैं पूछ रहा हूँ कि गठबंधन का कितना असर जिले में रहेगा? जी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। मैं समझता हूँ गठबंधन तो पिछली बार भी हुआ था जी, कांग्रेस का इनका गठबंधन हुआ था, लेकिन ये गठबंधन 2 करे सब करे। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, हमारे जिले के अंदर 3 सीटें हैं, तीनों सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आएगी। बहुमत से जितनी पहले सीटें आई थी प्रदेश के अंदर, उससे ज्यादा सीटें आकर माननीय योगी जी नेतृत्व करेंगे, मेरा तो अपना मानना है। ये गठबंधन करेंगे। अच्छा वीरेंद्र चौधरी जी, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, ये बताइए जिले को और क्या चाहिए? संजय जी, तीनों सीट बीजेपी हार रही है, गठबंधन जीत रहा है। चलिए ये तो समय बताएगा, पर
वीरेंद्र चौधरी जी, जिले को और क्या चाहिए? हो जाएगा आपका भाजपा का। पहले पर्सन चौधरी से ही पूछ लो ना, सर्टिफिकेट ले लो इनसे, जो कुछ सर्टिफिकेट। वीरेंद्र जी, जिले को और क्या चाहिए? कोई नहीं, बड़े भाई को बोलने दो। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारे लिए सबसे पहले कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त, दूसरे नंबर पे हमारी सड़कों का विकास, कॉलेजों का विकास, तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ खिलाड़ियों का एक बहुत है, उत्साह है लोगों में, लोग बच्चे सड़कों पे दौड़ते हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हमें खिलाड़ियों को देने के लिए, आज जैसे श्याम जी के स्टेडियम बड़ा है, यहाँ स्टेडियम है, ये जो कह रहे हैं, अगर हमें अपने बच्चों की चिंता है तो ये गांव में जमीन, एक न्याय पंचायत में 10 बीघे गांव समाज की जमीन 15 बीघे क्यों नहीं दे सकते? लेकिन जो इनकी मांग रखी है, आवश्यकता केवल यही है कि हर न्याय पंचायत पर हमारा मिनी स्टेडियम होना चाहिए, बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए। जहाँ तक दूसरी बात की चर्चा नहीं आई, मैं वो भी बताना चाहता हूँ, यहाँ आवारा पशु घूमते थे, 2 बड़ी गौशालाएं हमारे बनी है बढ़त के अंदर, बन चुकी, 2 अभी बड़ी गौशालाएं सोपुर टील और थाना भवन में दोनों का प्रस्ताव पास हो गया, टेंडर हो चुके। हर न्याय पंचायत में हम लोग, चाहे वो समस्या आवारा पशु की हो, चाहे आवारा आदमियों की हो जो बदमाशी करते हैं, इन सब की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है और इनकी हमने कर दी। रही चुनाव आएगा, चुनाव में जनता का मन बना चुका है, मैं भी घूमता हूँ। चलिए डॉक्टर विनोद जी बोलिए। मैं फिर बीच में भाई पर्सन की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। परसून जी जवाब ले लो, फिर आप जवाब दे दियो। जी मेरा जवाब, परसून जी पहले जवाब ले लो, फिर जवाब दे दियो। ये मेरे बड़े नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। ये आपने कहा कि तीनों सीटें भाजपा जीत रही है, भाजपा से प्रसन्न जी का निकट का संबंध है। अभी मेरा एक छोटा सा चुनाव प्रमुखी का हुआ था, उसमें प्रसन्न चौधरी, भाजपा, नाहिद हसन, हरिंदर मलिक सारे मेरे सामने खड़े थे। तो ये 16 वोटों से आ रहे हैं, ये तीनों भाजपा जीत रहे हैं। इनके 4 लोक दल के जिला पंचायत जीत का है पूरे जनपद में, ये तीनों सीट भाजपा की जीत रही है। ये तो हसीन मुंगरी लाल का हसीन सबने देखे हैं, 3 महीने और देख ले, अज्ञातवास में चले जाएंगे। सदस्य कितने जीते थे, आपने क्या किया, इस बात पर ना जाओ, इसमें बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। विनोद भाई, आप बड़े भाई हो, आपके जिला पंचायत सदस्य कितने जीत का आए थे, विपक्ष के कितने जीत का आए थे? आप फिर 4 जीते ना। जिला पंचायत का क्या मैटर है, अध्यक्ष का क्या मैटर है, उस पर जाओ ना। प्रमुखी में आ जाओ, फिर प्रमुख मतलब सारे साथ थे। नहीं, प्रमुखी में आ जाओ, मैं प्रमुखी में कब कह रहा हूँ, आप जीतते हो, आपको बधाई है, ये तो समय होता है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर शामली को अभी भी बहुत कुछ चाहिए, शामली को अभी भी बहुत कुछ चाहिए, अभी भी लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीदें रहनी भी चाहिए, क्योंकि शामली बड़ा खास है। शामली जिला अपनी खेती किसानी के लिए जाना जाता है, साथ ही यहाँ उद्यम की बड़ी संभावना है। शामली को हालांकि राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ा गया है, लेकिन अभी यहाँ बुनियादी संसाधनों पर ध्यान देना होगा। हालांकि अब यातायात में तेजी से सुधार हो रहा है और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, 2 और जुड़ने जा रहे हैं। बहुत कुछ अभी शामली में होना बाकी है और बहुत कुछ वहां हो भी रहा है, लेकिन इस बार शामली में क्या चलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पलायन भी एक बड़ा मुद्दा होता था। इस चर्चा खास में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद।